नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को। जब हमारा मैप स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें ज्योग्राफी आसानी से याद होती है। तो स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ेंगे मैप का स्टार्टिंग, कहाँ से, मैप कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम मैप पे। ये पूरी दुनिया का मैप दिया है, देखिए आप, पूरा दिया है। ये यूएस है, मैक्सिको है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, ये अपना एशिया है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मैप कितने टाइप के होते हैं। तो ये मैंने सब लिख के रखा हुआ है। देखिए, मैप होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? भौगोलिक, राजनैतिक, थेमेटिकल। भौगोलिक को बोलते हैं फिजिकल, राजनैतिक को बोलते हैं पॉलिटिकल, और थेमेटिकल होता है ऐसा मैप जो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को दर्शाता हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे का मैप, एक मैप आता है जिसमें सिर्फ रेल लाइन कहाँ कहाँ बिछी, कौन कौन सी बिछी हैं, उस बारे में दिया रहता है। या लेक्स का आता है ऐसे, जिसमें एक एक ही चीज़ को स्पेशल दर्शाया गया हो पूरे मैप में, वो ही चीज़ की कहाँ कहाँ पे ये है ऐसे दर्शाया, उसे बोलते हैं थेमेटिकल। भौगोलिक क्या होते हैं? भौगोलिक मैप वो होते हैं जिसमें पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झीलें, ये सब चीज़ें दिखाई हों। और राजनीतिक में, राजनीतिक ये आपके सामने है ही, राजनीतिक इसमें हमारे पूरे देश, राज्य, ये सब दिखाए रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल, उसमें ही सब चीज़ें पता चलती हैं। ज़्यादा जानकारी हमें फिजिकल यानी भौगोलिक मैप देता है। पर भौगोलिक मैप पढ़ने से पहले हमें राजनीतिक मैप पढ़ना पड़ता है, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये चीन है, ये इंडिया है। बिना राजनीतिक मैप के हम भौगोलिक मैप नहीं पढ़ सकते। तो पहले हम भौगोलिक मैप, बाद में पहले हम राजनीतिक मैप पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में थेमेटिकल मैप। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ये देखिए, ये मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है। मान लीजिए ये अर्थ एग्जैक्ट गोल नहीं है, पर मैंने यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है। ये अर्थ है, तो अर्थ के बीचों बीच से अगर हम एक लाइन खींचें, मतलब कि मानिए एक एप्पल है, उसे बीचों बीच से काट दीजिए। तो काटने पे जो 2 टुकड़े होंगे, जो ऊपर का टुकड़ा होगा उसे बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का पार्ट होगा उसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब 2 टुकड़े हो गए। ये इमेजिनरी लाइन है, ये नहीं कि किसी ने तलवार उठा के और अर्थ को काट दिया, ना ना, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो 0 डिग्री हो गई क्या? भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा। उसके बाद अर्थ कितनी डिग्री पे झुकी हुई है? अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। तो 0 डिग्री के ऊपर 23.5 यानी 23.5 डिग्री ऊपर एक और लाइन खींची, जिसे बोला है कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। नीचे भी 23.5 है, पर ये कर्क रेखा नहीं है, ये है मकर रेखा। ठीक है, तो पहले अर्थ में बीच से एक लाइन खींची, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर, 0 डिग्री। फिर 0 डिग्री से ऊपर चले, 1 2 3 4, पहुँचे 23.5 पर, क्योंकि हमारा अर्थ जो थोड़ा सा झुका हुआ है अपने अक्ष के साथ, अक्ष पे ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ऐसा है, जो बीच का कर्व बनता है वो है 23.5 डिग्री, इसलिए ऊपर 23.5 डिग्री पे क्या है? कर्क रेखा। नीचे 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर क्या है? मकर रेखा। अब 23.5 से और आगे बढ़े तो 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिक रेखा, जिसे अंटार्कटिक व्रत भी बोलते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में है आर्कटिक व्रत। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो सन है, सूरज, वो इस वाले एरिया में घूमता रहता है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ सर्दियाँ हैं तो सूरज कहीं यहाँ होगा, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी सूरज बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सूरज आएगा। हमारा इंडिया है, पूरा हमारा इंडिया नॉर्थ गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी हमारा इंडिया यहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, जब गर्मियाँ आती हैं तो सन यूं 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 इस तरीके से यहाँ आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इस लाइन तक आएगा, फिर रिटर्न होगा इधर, मतलब सन का रोटेशनशिप इतना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इस एरिया में, इसलिए इस पूरे एरिया में कहाँ से? 23 नॉर्थ से 23 साउथ, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा, बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कर्क, भूमध्य, मकर, इन तीनों रेखाओं में, यानी कर्क और मकर के बीच कैसा क्षेत्र है? यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि सन का एरिया ये है सूरज का, यहाँ 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 यहाँ, तो इस एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है।
इसलिए इसे गर्म क्षेत्र बोलते हैं। गर्म तो हम आम भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी यानी भूगोल की भाषा में बोलेंगे उसे उष्ण, उष्ण यानी गर्म। तो ये कौन सा कटिबंध होगा? ये होगा उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कौन कौन सा है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर से 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण में, ये कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए सन अगर यहाँ तक आया तो सन ये तो है नहीं कि इधर रेज नहीं करेगा, उसकी किरणें तो इधर भी जाएंगी, तो किरणें जाएंगी पर तिरछी जाएंगी, इसलिए यहाँ पे गर्म तो होगा पर उतना नहीं होगा, ठीक है। गर्म है पर उतना नहीं है जितना ये वाला एरिया था अपना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ गर्मी कुछ सर्दी है, तो गर्मी और सर्दी को मिला के क्या बना है? शीत यानी सर्दी और गर्मी यानी उष्ण। तो इन दोनों को संधि तो आपने पढ़ी होंगी हिंदी में, बन गया शीतोष्ण। तो ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला है शीतोष्ण, यानी 23 डिग्री 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक ये पूरा पार्ट शीतोष्ण, यानी यहाँ पे गर्म और ठंड दोनों पड़ती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध। ये हमारा 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण में कौन सा था? उष्ण कटिबंध था। तो 23.5 से आगे बढ़े तो ये शीतोष्ण है उत्तर में और ये दक्षिण में शीतोष्ण है, ठीक है। अभी तक हमारे 2 कटिबंध हो गए, एक कौन सा? उष्ण कटिबंध और एक हो गया शीतोष्ण। अब आगे देखते हैं, यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों है, आगे जाके वहाँ पे तो सन की रेज और कम हो जाएंगी, तो ये वाला यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जिसे पोल्स बोलते हैं। आप लोगों ने पोलर वियर का नाम सुना होगा, वाइट कलर के होते हैं एकदम, वो यहीं रहते हैं पोल्स पे, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया है पोलर वियर्स, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा? बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए बोलते हैं शीत कटिबंध। ऐसे ही दक्षिण में भी ये है शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध में भी जहाँ पे बिल्कुल सन नहीं पहुँचता, मतलब सन की रेज नहीं पहुँचती, सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, वहाँ पे एकदम बर्फ़ जमी रहती है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद चादर बर्फ़ की एकदम सफ़ेद चादर। तो इस एरिया को भी यानी कि शीत कटिबंध में भी कंपैरेटिवली इससे यहाँ पर जितनी दूरी बढ़ती जाएगी हमारी आर्कटिक वृत्त से पोल्स की ओर, सर्दी बढ़ती जाएगी। तो इसे हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ पर है, इसे बोलेंगे टैगा। क्या बोलेंगे? टैगा। यहाँ पे कंपैरिजन में कम सर्दी पड़ती है, और ऊपर वाले को टुंड्रा। क्या बोलेंगे? टुंड्रा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, और टैगा में कंपैरेटिवली किसकी तुलना में? टुंड्रा की तुलना में कम होगी। मतलब सर्दी तो यहाँ है, आप कहो कि ये वाले एरिया में सर्दी और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये तो गर्म क्षेत्र है। पर यहाँ भी शीत कटिबंध में भी 2 टाइप हैं, टैगा और टुंड्रा, यानी कि जहाँ यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं उन्हें भी यही बोलते हैं, टैगा टुंड्रा। यानी वनस्पति 2 टाइप की होती हैं यहाँ पे, टैगा और टुंड्रा। जो बहुत ज़्यादा सर्दी सहन कर लें वही पौधे यहाँ पे उगते हैं। तो हमारे कटिबंध कौन से हुआ? 3। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध हमारा जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण गर्मी सर्दी दोनों पड़ती है, शीत सिर्फ सर्दी पड़ती, सिर्फ सर्दी पड़ती, ठीक है। अब हम इसे मैप में समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी दुनिया का मैप है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं 0 डिग्री। ये देखिए, ये जहाँ पे मेरा पेंसिल पॉइंट कर रहा है वो है 0 डिग्री, यानी कि क्या था? विषुवत रेखा, जो कि अर्थ को 2 बराबर भागों में ऊपर और नीचे, यानी उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इधर पे जूम करती हूँ। ये देखिए, ये था हमारा 0 डिग्री, ये डॉट डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी। इसके भी ऊपर यानी हमारा भारत, ये दिख रहा होगा आपका हमारा प्यारा भारत हमारा कहाँ है? नॉर्थ गोलार्ध में, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और भारत के भी बीच में देखिए ध्यान से, भारत के भी बीच में एक डॉट डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, वो है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, आप लोगों ने अमेजोन के जंगल का नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 0 डिग्री, ये जा रही है, तो ये यहाँ से गुजरती है। जिन जिन क्षेत्रों से 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा गुजरती है वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, और तेज़ गर्मी के साथ साथ तेज़ गर्मी होगी, वेपरेशन होगा यानी बाष्पीकरण होगा तो बारिश होगी। इसका मतलब यहाँ पे बारिश भी है, पानी भी है, गर्मी भी है। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा वनस्पति और जीव जंतु, चाहे वो जीव जंतु जहरीले हों कैसे भी हों,
जीव जंतु और वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, ये कर्क रेखा पे, ठीक है। तो आपने अमेजोन के जंगल का नाम सुना होगा। अमेजोन का जंगल पड़ता है यहाँ, ये देखिए ब्राज़ील। ये अमेजोन का जंगल दक्षिण अमेरिका के 11 देशों से सीमा बनाता है। तो यहाँ पे पूरा पड़ता है अमेजोन का जंगल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने घने पेड़ हैं। अब यहाँ पे पानी तो भरपूर मात्रा में, पर ज़रूरत किसकी है, सनलाइट की, क्योंकि इतने घने पेड़ हैं कि सनलाइट नीचे वाले पौधों को पहुँच ही नहीं पाती है। इसलिए पौधों में एक रेस सी लगी रहती है हाइट बढ़ने की। जो पौधा ज़्यादा ऊंचा होगा उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी। इस हिसाब से यहाँ के पौधों की हाइट ज़्यादा होती है। हाइट ज़्यादा होने के साथ साथ क्या होता है, अब हाइट ज़्यादा है तो वो पतले हो जाएंगे, पतले पर मजबूत, क्योंकि गिर ना जाए इसलिए। यानी उन्होंने अपने आप को ऐसे ढाल रखा है कि जो भी अमेज़न के जंगलों में जो वन हैं उनके पौधों की, पेड़ों की हाइट ज़्यादा है, पतले हैं, और पत्तियाँ कैसी हैं, चौड़ी पत्तियाँ इसलिए हैं क्योंकि चौड़ी पत्तियाँ होने से बाष्पीकरण तेज होगा। पानी की कमी ही नहीं है इसलिए हो रहा है बाष्पीकरण, ठीक है। और जहाँ पे पानी की कमी होती है वो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, कांटे बन जाते हैं, जैसे कि आपने रेगिस्तान में देखा होगा, पत्तियाँ सिकुड़ के कांटे बन जाती हैं। पर यहाँ पानी की कमी नहीं है इसलिए पत्तियाँ मजबूत हैं।